Hello students, welcome you all to online classes of Science, Class 8, Chapter 2, Microorganisms, Friend and Foe. This is the first part of our chapter. Now, I think you all know what is the meaning of microorganisms. Microorganisms का मतलब क्या होता है? Microorganisms का मतलब है बहुत ही छोटे सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब ऐसे जो है सूक्ष्म बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वगैरह ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वह हमारे दोस्त और दुश्मन भी हैं। हम इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। फो का मतलब होता है दुश्मन। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy seasons, most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do they come from? अब आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह को आपने देखा होगा। ठीक है, अब हमारे यूनिवर्स में, हमारे इसमें ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे है ना ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसको कि हम अपने नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। ठीक है, तुमने कई बार देखा होगा कि बरसात के मौसम में ना ब्रेड वगैरह होती है। ठीक है, वो ब्रेड वगैरह खराब हो जाती है और उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर ना कुछ ग्रेइश व्हाइट पैच जैसे धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। ठीक है, जब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें ना कुछ छोटे छोटे ब्लैक कलर के ना राउंड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या आपको पता है वो स्ट्रक्चर क्या है और वो कहाँ से आते हैं? तो वो एक प्रकार से क्या होते हैं, माइक्रोब्स के कारण जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हम इसके बारे में जानकारी करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये कैसे होते हैं। ठीक है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, इसमें हम एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.1, इसको पहले थोड़ा सा लेके देखते हैं। Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? अब क्या है, आप थोड़ी सी है ना गीली मिट्टी लो। ठीक है, कहीं खेत में से, कहीं बगीचे में कहीं से थोड़ी सी गीली मिट्टी लो। ठीक है, और उसको एक है ना बीकर में डालो और उसके अंदर क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल दो। ठीक है, जब है ना मिट्टी के पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पानी होता है ना उसको क्या करो आप माइक्रोस्कोप के नीचे, हमने थोड़ा सा पानी लेकर उसको चेक करना है। तो आप क्या देखेंगे, तो उसमें क्या दिखेगा, हमें बहुत सारे है ना छोटे छोटे कीड़े से दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप में कुछ हिलता हुआ सा स्ट्रक्चर से दिखाई देंगे। ठीक है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप। और इसी प्रकार से कुछ तालाब वगैरह जो का पानी होता है ना, उसको थोड़ा सा पानी को ड्रॉप भर लो, स्लाइड पे डालो और उसमें डाल के उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करो। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, उसके अंदर भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स जो है उसमें दिखाई देंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या तुम उसके अंदर है ना छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है वो हिलते हुए दिखाई देते हैं? These observe, तो yes, हाँ, हमको उसमें दिखाई देते हैं। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small inside that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grow on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. अब क्या है कि हमने अब इस प्रकार से हमें ये पता लग गया कि पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत सारे अनगिनत जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, हाँ, ये है कि उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखते, कुछ जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी से अलग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो है ये छोटे छोटे माइक्रोब्स जो दिखते हैं इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इनको हम अनएडेड आई का मतलब है कि हमारी सिंपल नॉर्मल आंखें उससे हम नहीं देख सकते, हमें कुछ चीज की है ना आवश्यकता पड़ती है, जैसे कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया या फिर कुछ है ना माइक्रोस्कोप वगैरह, इनकी सहायता से ही उसको देखा जा सकता है। ठीक है,
सब अब कुछ जो फंगस वगैरह हैं जो कि ब्रेड के ऊपर उगाती करती हैं, तो उनको तो हम क्या करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं। और पानी के अंदर के कीटाणु, अब दही वगैरह होता है, दही के अंदर भी ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर मगर हमें वो दिखते नहीं, हमें पता नहीं लगता, हम तो अच्छा सा दही लगता है हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम दही को भी है ना, दही का भी छोटा सा ड्रॉप, थोड़ा सा दही लेके अगर हम उसको है ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते हैं। अब microorganisms are classified into four major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1, 2.4. अब क्या है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हमने चार भागों में, बड़े भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड आल्गी। ठीक है, हमने इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चार भागों में बांटा है, जिनके की ना अभी इमेज वगैरह जो है, फोटो वगैरह जो है उनकी हमें ना फिगर 2.1, 2.4 में देखते हैं। ठीक है, अब हम उसमें से फर्स्ट वाले पे जिस पे आते हैं, एक पे आते हैं, हम इसमें आते हैं एक वायरसेस। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। वायरस को इन चार ग्रुप में नहीं रखा है, वायरस को अलग रखा हुआ है। ठीक है, वायरसेस भी है ना माइक्रोस्कोपिक है, वो भी माइक्रोस्कोप के नीचे ही हमको दिखाई देते हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza, and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. Diseases like dysentery, malaria are also caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7. अब ये वायरस क्या है? वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, वो भी माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखता है। वो एक प्रकार को माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर थोड़ा अलग हटके है। अलग हटके क्या है कि उसकी ये विशेषता है कि जब वो किसी है ना बाहर ऐसे किसी यानी कि जैसे किसी के अंदर ना हो, वो जब है ना इसको उसको जब है ना कोई बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल के अंदर जब वो घुस जाता है ना, तभी वो रिप्रोड्यूस करता है। और ऐसे वैसे अगर खुले में अगर वो होगा ना तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसकी संख्या जो है वो नहीं बढ़ती। और जैसे ही वो किसी है ना होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो फटाफट बहुत ही तेजी से रिप्रोड्यूस होने लग जाता है। और उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो है वो बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उनसे वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? जैसे कि कोल्ड, हमें जुकाम वगैरह लगता है, इन्फ्लुएंजा, खांसी वगैरह लगती है, ये सब कुछ जो है ये हमें वायरस से होता है। और अब आजकल जो एक मेन बीमारी चली हुई कोरोना, ये भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, अच्छा, इससे और सीरियस डिजीजेस जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स भी वायरस से होते हैं। अब कुछ बीमारियां जैसे डिसेंट्री, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है, और टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियां। ठीक, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, मैंने इनके फिगर वगैरह देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कैसा होता है। देखिए, अब ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ओके, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं बैक्टीरिया, आल्गी दिख रहा है आपको, और अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, आल्गी जो है ये क्लेमेडोमस, स्पाइरोगायरा, ये जो है आल्गी है। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम आ गया। ठीक है, और ये फंगस के अंदर आ गया ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिन, एस्परगिलस, ये जो है ये विभिन्न प्रकार के जो है ये फंगी हैं। ठीक है, अब हम आगे अपने चैप्टर पे चलते हैं, हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अच्छा, इसमें ही आप देख लो, ये एलियन जैसा ये दिख रहा है ना, वायरस है ये। ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, मुझे तो ये ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई एलियन हो। ठीक है, इसका हेड होता है, इसके देखो पैर जैसे लग रहे हैं जैसे, तो ये वायरस है। ओके, अच्छा, अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं? Microorganisms may be single cell like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular, such as many algae and fungi. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो एक सेल के बने हुए हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, मल्टी सेल से बने हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ आल्गी, सिंगल सेल जैसे कि कुछ आल्गी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
ठीक है. They live in all types of environment, ranging from the ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms, while others exist freely. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ पे रह सकते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ठंडे इलाके में भी, आइस कोल्ड बर्फ जैसी ठंडे वाले क्लाइमेट में भी पाए जाते हैं, गर्मी वाले हॉट बहुत ही हॉट गर्मी वाले उसमें भी पाए जाते हैं, डेजर्ट रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं, मार्शी लैंड, मार्शी का मतलब होता है दलदली भूमि, ठीक है, तो दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं? एनिमल्स के अंदर, इनसाइड द बॉडी भी पाए जाते हैं, और हमारे भी अंदर जो है कई जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं और वो बाहर भी वातावरण में भी आराम से रह सकते हैं, कहीं भी वो रह सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ठीक है, अब हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रिश्ता है, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. अब क्या है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और हमें हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ठीक है. तो अब हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. अब है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्रेंडली माइक्रो माने कि वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए फायदेमंद है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. They are used in the preparation of curd, bread and cake. They are also used in cleaning up the environment. For example, the organic waste, vegetables, peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. तो अब क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे फ्रेंड्स जो है वो किस प्रकार से हैं, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दही जमाने में सहायक होते हैं, ब्रेड बनाने में सहायक होते हैं, केक बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है. और क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कई सालों से, कई उससे युगों से उसका जो है उपयोग जो है वो अल्कोहल, दारू बनाने के काम में भी लिया जाता है. अल्कोहल, और वो अल्कोहल जो दारू के उसमें यूज में जाता है, वाइन में भी होता है यूज, और मेडिसिन वगैरह में भी जो है वो अल्कोहल का यूज जो है वो होता है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक प्रकार से हमारे वातावरण को साफ करने का काम भी करते हैं. जैसे कि ना, जैसे वेस्टेज वगैरह होते हैं, वेजिटेबल सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, जानवर वगैरह हैं जो मर जाते हैं, या फिर उनके फेसेस वगैरह जो होते हैं, यानी कि उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उनका, तो वो सब क्या है कि है ना, उनको वो बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको है ना सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं वो, और उनको एक प्रकार से खाद वगैरह में टर्न कर देते हैं, उनसे खाद बन जाती है, और खाद में बनने के बाद में फिर हम उनका उपयोग जो है खेतों में कर सकते हैं, उससे हम जो है खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अच्छी फसल उसमें उगती है, और मेडिसिन बनाने के भी काम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है. तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो है ना बहुत फायदेमंद होते हैं. अब हम थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक को लेते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब हमें क्या करना है कि दही और ब्रेड कैसे बनता है, उसके अंदर क्या होता है. तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि ना बैक्टीरिया जो है दही जो है, दूध को कुछ बैक्टीरिया जो है वो दही में टर्न कर देते हैं, ठीक है. तो आई सॉ दैट माय मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर व्हाई. अब ये पहली है, बच्ची है, वो सोचती है कि मेरी मम्मी ने ना क्या करा कि ना दूध में ना थोड़ा सा ना दही डाल दिया, गुनगुने थोड़ा दूध में दही डाल दिया, और दूसरे दिन देखा तो वो दही जम गया था. तो ऐसा मम्मी ने क्यों किया. अब क्या है, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Out of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. ये याद रखना कि लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरियम है वह दही जमाने में सहायक होता है, ठीक है. Promotes the formation of curd. It multiplies in milk and converts it into
कर्ड। आपने देखा होगा कभी कभी है ना दही का थोड़ा सा जाग लगा देते हैं उसके अंदर, क्या दूध होता है, दूध लेती है मम्मी बड़े बर्तन में, थोड़ा सा दही है उसमें डाल देती है। उस थोड़े से दही में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब उसको उसमें डाल देते हैं दूध में, तो वो उसमें क्या, वो क्या बहुत मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, और इतना मल्टीप्लाई होते हैं कि वो अपने संग में दूध को भी जमा देते हैं। ठीक है। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. तो बैक्टीरिया का उपयोग जो है वो चीज बनाने में, कुछ अचार वगैरह बनाने में, इनमें भी काम में लिया जाता है। An important ingredient of रवा, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। तो अब ये क्या है कि सूजी में ना अपन जैसे इडली बनाते हैं, भटूरे वगैरह बनाते हैं, तो फूल के बड़े कैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमें ना दही वगैरह मिलाते हैं। ठीक है। तो दही में क्या होता है, वो बैक्टीरिया होते हैं, तो दही वगैरह डालने से है ना वो चीज भी जो है वो फूल जाती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्रेड वगैरह जो है उसमें आटे वगैरह में भी मिला देते हैं, तो उससे है ना क्या होता है कि वो खमीर उड़ जाती है, उसमें क्या खमीर उठने से वो है ना फूल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब डोसा का जो बैटर वगैरह माने कि घोल होता है ना, वो है ना फर्मेंटेशन होना, उसमें ना उसको है ना थोड़ा फूलता है ना, जो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन करने के लिए। और इडली वगैरह जो होती है उसके अंदर भी उसको डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो फूल जाता है। क्या इडली वगैरह जो अच्छी फूल के बड़ी फुलावदार और ना थोड़ी पोची से बनती है, यानी कि पोरस सी नरम सी बनती है। ठीक है। तो उसमें वो डाल के उसमें ना खमीर उठाई जाती है। ठीक है। खमीर होने से चीज जो है वो फूल जाती है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.3। टेक हाफ किलो फ्लोर, आधा किलो फ्लोर मतलब आटा या मैदा कुछ भी ले लो। ठीक है। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, उसमें थोड़ी शक्कर मिला और उसको थोड़े गुनगुने पानी से मिला दो। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर जो है उसमें थोड़ा सा डाल दो। एंड नीड टू मेक अ डव, और उससे है ना एक डव डव सा बन के ना आटा गूंथते हैं ना अपन, आटा गूंथ के वो इकट्ठा करके ऐसे थोड़ा पानी डाल के गूंथ के रखते हैं ना, वैसे बना दो, डव जैसा बना दो। What do you observe after 2 hours? Did you find the dove rising? तो उसको जब अपन रख देते हैं ना, तो अगर हमने 2 घंटे बाद देखेंगे ना, तो उसमें क्या थोड़ा सा फुलाव आ जाता है, उसका जो है ना आटा होता है ना वो फूल जाता है। ठीक है। Yeast produces rapidly एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब क्या होता है कि उसके हमने हमने थोड़ा सा ईस्ट डाला है, तो ईस्ट क्या करता है कि वो है ना बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है, और एक प्रकार से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है वो डव के अंदर जो है थोड़े बबल जैसे आने लग जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो थोड़ा फूलने लग जाता है। आई बात समझ में? yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increases its volume. तो वो है ना सांस लेने में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि उसमें से बबल्स निकलते हैं, बुलबुले से निकलते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि वो आटा जो है ना वो फूल जाता है। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastry and cakes. और आपको पता है ना ब्रेड फूली हुई होती है, पेस्ट्री वगैरह भी अच्छी फूली फूली सी होती है, नरम नरम सी होती है, और केक वगैरह है, तो इनमें जो है ये सब ना ईस्ट मिलाया जाता है, जिसके कारण ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है, एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल के कारण वो चीज जो है वो डव, उनका जो आटा होता है ना रॉ मटेरियल होता है वो फूल जाता है। ठीक है। अब कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ कमर्शियल यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो अल्को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे उनका यूज किया जाता है, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, सिरका सिरका बनाने में। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और ईस्ट जो है इसका उपयोग क्या करते हैं अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, माने कि उसमें खमीर से उठाने की। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in the grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. अब हमको ये देखना है कि ये ईस्ट तो मैम इतनी देर से बोल रही है, मगर ईस्ट क्या है? ईस्ट को क्या करते हैं, पैदा किया जाता है, नेचुरल शुगर वगैरह होती है, जैसे कि ना ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गए, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस और फ्रूट जूस वगैरह होते हैं, इसके ऊपर इसको उगाया जाता है। अब क्या है
एक्टिविटी 4.2.4 लो आप, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, एक्टिविटी 2.4 में टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड विथ 3/4 विथ वाटर। क्या करो, इसमें 500 ml एक 500 ml का एक बीकर लो और उसके अंदर 3/4 मतलब 4 भाग में, उसके 4 भाग में से 3 भाग में उसमें पानी भर दो। पानी भर दिया अपने बीकर में। अब dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it। अब उसके अंदर क्या करो, 2-3 चम्मच जो है उसमें ना चीनी मिला दो, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर, एक सेकंड, एड हाफ स्पूनफुल, इसमें आधा स्पूनफुल क्या डालना है हमने, ईस्ट पाउडर डालना है, ठीक है। हमने क्या करा, 500 ml का बीकर लिया, उसमें ना हमने 3/4 उसको पानी में भर दिया, उसके अंदर शक्कर मिला दी और उसमें आधा टीस्पून ऑफ ईस्ट पाउडर भी उसमें डाल दिया शुगर सॉल्यूशन के अंदर। फिर उसको थोड़ी देर के लिए क्या करा हमने, थोड़ा गरमाई में थोड़ा सा रख दिया 4-5 घंटे के लिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। फिर जब हम उसको सूंघेंगे ना, कैन यू गेट अ स्मेल, तो उसके अंदर से ना दारू जैसी बदबू आने लगेगी, क्या एक स्मेल आने लगेगी दारू की जैसी, ठीक है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। ये एक है ना अल्कोहल की तरह हमको स्मेल आएगी, क्योंकि जो शुगर थी ना उसको है ना ईस्ट ने अल्कोहल में चेंज कर दिया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो इस प्रकार से शुगर को जो है अल्कोहल में टर्न करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। ये फर्मेंटेशन की जो है डेफिनेशन जो है ये आती होती है, एग्जाम वगैरह में भी आती है, ये जाननी जरूरी भी है। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर जो थे उन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था 1857 में, ठीक है। अब मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेन यू fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as of penicillin. The source of this medicine is microorganisms. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो है ना आप लोग है ना बीमार हो जाते हो। अब बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर क्या दवाई देता है, कुछ एंटीबायोटिक्स देता है, कुछ गोलियां देता है, कैप्सूल देता है, इंजेक्शन भी लगाता है, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह का जो है इंजेक्शन वगैरह लगा लेता है। तो ये जो है ये मेडिसिन है, ये कहाँ से आती है, तो ये भी है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है, ठीक है। ये मेडिसिन क्या करती है, ये है ना जो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनको मारने के काम करती है, उनको मार के उनको खत्म कर देती है। तो ऐसी मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको मार देती है और उससे हमारे जो है ना या उनका ग्रोथ जो है उसको रोक लेती है, जिससे कि हम आगे बीमार नहीं होते, ठीक है। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल जो है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाइयां जो हैं वो बैक्टीरिया और फंगस से बनाई जा रही हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स, ठीक है। Some commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। कुछ ये कॉमन है ना एंटीबायोटिक्स हैं जिनका की यूज जो है जिनको फंगस और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। ठीक है। और ये कैसे बनते हैं पता है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको है ना ग्रो करते हैं। देखो एंटीबायोटिक दवाई जो बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की जो दवाई बनती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। कुछ फंगस और कुछ है ना बैक्टीरिया वगैरह है इनके द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। तो वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध काम करती है जब, तो उसको कहते हैं हम एंटीबायोटिक। ओके। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals। They are also used to control many plant diseases। अब क्या है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग जो है ना जानवरों वगैरह को भी उनको भी खिलाने के काम में लिया जाता है, या पोल्ट्री के जो मुर्गी वगैरह हो गया, पोल्ट्री के जो बर्ड्स वगैरह थे उनको 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 पहले दी जाती है और उससे चेक करते हैं
कि भाई है ना इनका इन्फेक्शन वगैरह कितना इनसे कितना ठीक होता है या क्या होता है, तो इसकी जानकारी पहले जानवरों के ऊपर ट्राई करके की जाती है, और जानवरों के अंदर भी जो बीमारियां होती है उनको भी दूर करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। इनको उनके खाने में मिलाकर उनको खिला दी जाती है जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और कई प्लांट्स डिजीज, कुछ पेड़ पौधों की जो बीमारियां होती है उनको भी है ना खत्म करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स का ना यूज किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है, और कभी कभी इसके ना इंजेक्शन वगैरह भी लगाए जाते हैं, ये इरिगेशन में उसमें पानी में मिला के और इरिगेशन के थ्रू भी पेड़ पौधों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि उनके अंदर भी अगर कोई बीमारी वगैरह होती है तो वो ठीक हो जाती है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of diseases causing bacteria. Suddenly, he found the spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. अब क्या हुआ in 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ना वो कुछ है ना साइंटिस्ट थे, तो वो क्या कर रहे थे कि एक बार है ना कुछ ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, किसी बीमारी के जो है बैक्टीरिया वगैरह के बारे में जो वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि ना वो ग्रीन कलर का मोल्ड था ना, उसके कुछ स्पोर्स, क्या उसके कुछ दाने जो स्पोर्स जो थे वो क्या वो उसके एक प्लेट में आके गिर गए। तो उस प्लेट में आके वो स्पोर्स जब गिरे तो उसने क्या महसूस किया, तो उनसे जो बैक्टीरिया जो थे उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक गई, क्या और रुक गई, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो तो मर भी गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पेनिसिलिन का जो था वो आविष्कार हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अब क्या है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको हमेशा जो है डॉक्टर के कहने पे ही लेना चाहिए। यह नहीं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी और हमने ले लिया, या एक बार हम अगर उस एंटीबायोटिक से ठीक हो गए तो हमने दूसरी बार हमें कुछ अगर उस तरह की बीमारी कुछ हुई तो हमने अपने आप ही एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो अगर हम कभी कभी ऐसे ही ले लेंगे ना, या उसका जो है एक उनकी जो मात्रा जो है डोज जो होता है वो नियंत्रित होता है। कई बार कहते हैं कि 2 दिन की दवाई है या 3 दिन की है या 5 दिन की डोज है, तो वो 5 दिन की डोज जो है उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे तो फिर वो है ना असर जो है वो नहीं करते। ठीक है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कुछ थोड़ा सा बीमार हुए कुछ है हमने खा लिया एंटीबायोटिक। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि है ना जब हमें ये बीमारी होती है और जब उस टाइम पे हम ये खाते हैं तो उस टाइम पे ये एंटीबायोटिक जो होती है ये है ना ज्यादा असर नहीं करती हमारे शरीर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर हमने बिना बात के हम आए दिन लेते रहते हैं, तो उससे हमारा शरीर क्या होता है उस एंटीबायोटिक का आदी हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी फिर वो है ना हमारे ना जब हमें असली में बीमारी होती है तो वो हमारे ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, और अगर हम ये एंटीबायोटिक जो है ये बेवजह ही अगर खाते हैं या कुछ जरा से हल्की सी कोई भी बीमारी होगी हमने खा लिया, तो उससे कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो उपयोगी बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं तो वो उससे वो भी मर जाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमारे बॉडी को जो है उससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी करना चाहिए। अब एक बात और याद रखना कि जैसे कोल्ड, ठंड और फ्लू वगैरह जब होती है वो किससे होती है, वायरस से, वायरस के कारण होती है, तो उनके ऊपर क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं करती। ठीक है, तो भी है ना लोग बाग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक खाने लग जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन क्या है, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीन। So when a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibiotics to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibiotics. The antibodies remain in the body and we are protected
from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including bacteria, cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccines. अब क्या है, वैक्सीन क्या है? एक प्रकार से देखो, जब हमारे शरीर के अंदर कोई माइक्रोब्स वगैरह जो है वो एंटर हो जाता है, ठीक है, तो हमारा शरीर जो है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ एंटीबायोटिक अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेता है। छोटी मोटी बीमारियों के प्रति तो हमारा खुद का शरीर भी एंटीबायोटिक उत्पन्न कर लेता है और छोटी मोटी बीमारियों को तो वो भी लड़के भगाने में सक्षम होता है, ठीक है। तो जब कोई हमारे अंदर घुसता है तो हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो उसको है ना पहचानता है और उसके विपरीत जो है एंटीबायोटिक उत्पन्न करके उनको मार के जो है वो भगा देता है, ठीक है। और अगर वही बीमारी हमें कभी दोबारा होती है तो फिर है ना हमारा शरीर को मालूम होता है, वो याद रखता है कि है ना ये आया था तो मैंने इसको पहले भी ऐसे भगाया था, तो वो फटाक से बाहर आके उसको मार देता है। अब ये वैक्सीन वगैरह जो क्या होती है, इस वैक्सीन वगैरह में होती है, या हमने अभी ये देखा है ना कि अब कोरोना वगैरह जैसे चल रहा है, अगर कोरोना एक बार किसी को हो गया, ठीक है, पता नहीं लगा, आ गया, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारा शरीर जो है उस कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपने शरीर में एंटीबायोटिक बना लेता है। एंटीबायोटिक बना के वो कोरोना को मार के भगा देता है, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमजोर है उन पे वो बीमारी ज्यादा असर करती है, और जिनका इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है तो वो खुद ही उसको है ना भगा देती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, उस मान लीजिए कि अगर मैं कोरोना की बात करते हैं तो वो अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो खुद ही उससे लड़के उसको भगा देगा, ठीक है। अगर अब क्या है कि हमारे शरीर कोरोना से ठीक हो गया, ठीक है, अब अगर जैसे दूसरी लहर आती है कभी कोरोना की, ठीक है, और अगर हमें दोबारा कोरोना होता है तो हमारे शरीर ना पहले ही उसको उसके बारे में पहचान चुका है और उसके खिलाफ एंटीबायोटिक हमारे शरीर में बना चुका होता है, तो उसको फटक से याद आ जाता है कि ये वाला पहले भी आया था, तो वो जल्दी से है ना दोबारा से एंटीबायोटिक बना के कोरोना को भगा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि है ना दूसरी बार में जो है उसका असर जो है ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, इसके खिलाफ दूसरा और क्या करते हैं, इफ डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द हेल्दी बॉडी, अगर मरा हुआ ये कमजोर माइक्रोब्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है तो द बॉडी फाइट्स एंड किल्स इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स, तो हमारा शरीर उनको उनके खिलाफ भी अच्छे से लड़के उनको खत्म कर देता है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोस फॉर एवर, और इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो अंदर रहती हैं और कभी भी अगर वो बीमारी आएगी या कुछ होगा तो उसके खिलाफ वो लड़ देंगे। और इसी प्रकार से जो है वैक्सीन भी जो है वो काम करता है। वैक्सीन में क्या करते हैं कि ना कोई जो बीमारी का जैसे टीका वगैरह जो होता है वो टीका हमें लगा दिया जाता है, हमें टीका पहले ही लगा दिया जाता है तो हमारे शरीर में उसके वो एंटीबायोटिक जो उत्पन्न हो जाते हैं उस बीमारी के खिलाफ। तो वो बीमारी जब हमें लगती है या छोटे बच्चों को टीके लगाए जाते हैं ना, तो जब उसको लगती है तो हम शरीर बॉडी के अंदर जो वैक्सीन के थ्रू जो है ना एंटीबॉडीज वगैरह एंटर करा दी थी वो उससे लड़के उसको भगा देती है, ठीक है। और अगर दूसरी बार फिर से कभी आएगी तो भी हमारा बॉडी उसको पहचान के रखेगा और उसको बीमारी को वो भगा देगा। तो इस प्रकार से जो वैक्सीन है वो काम करती है, और कई बार तो वैक्सीन वगैरह जो है ये हमारे ना पूरी लाइफ टाइम जो है हमारे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करके रखती है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. काफी सारी बीमारियां जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स, इन सबको क्या है कि ना वैक्सीन की सहायता से रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798। तो एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसे सबसे पहले उन्होंने खोज की थी 1798 में। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. अब कई बार तुमने देखा होगा कि तुम्हें बचपन में ना काफी सारे टीके वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो तुम उसके बारे में जो है जानकारी अपने मम्मी पापा से ले सकते हो कि आपको किस किस बीमारी के खिलाफ जो है वो वैक्सीन वगैरह जो है वो लग चुकी है। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. अब क्या है कि बच्चों को जो है इन बीमारियों से बचाना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि ना ये उनको टीके लगवाने चाहिए,
टीके जो है ये आसपास के हॉस्पिटल वगैरह में सब जगह पे इजीली हमको उपलब्ध हो जाते हैं. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drugs given to children are actually a vaccine. अब तुमने देखा होगा आए दिन है ना पल्स पोलियो अभियान चलता रहता है. अमिताभ बच्चन ने भी है ना पल्स पोलियो की दवाई के लिए ना अभियान चलाया था और उन्होंने भी बड़े बड़े इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं कि पोलियो की जो है वैक्सीन लो. तो पोलियो की जो है ना ड्रॉप्स 2 बूंद ड्रॉप्स अपन बोलते हैं ना वो ड्रॉप्स होते हैं वो भी एक प्रकार से वैक्सीन ही होती है. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. इसका क्या है बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार चला था जिसके कारण क्या है कि है ना दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से लगभग पोलियो तो है वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो गया है कुछ ना के बराबर जगहों को छोड़ के. These days, vaccines are made on the large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल क्या है कि वे बहुत सारी वैक्सीन जो बनाई जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से जो कि ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इनको विभिन्न बीमारियों से जो है वो बचाती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, अब क्या है कि some bacteria are able to fix nitrogen from the atmospheric to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay, clean. अच्छा, अब ये जो है अपना इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. तो अब सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कैसे, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि ना राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि ना लेग्यूमिनस प्लांट की गांठों में रहता है और वो क्या करता है जमीन के अंदर जो ना नाइट्रोजन के ना को ना सिंपल फॉर्म में चेंज करता है जिससे कि क्या होता है कि वो इजीली जो है पेड़ पौधों के द्वारा पानी में मिलके इजीली जो है पेड़ पौधों द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है. तो इस प्रकार से वो बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में काम करता है. अच्छा, इसके अलावा अब है क्लीनिंग द एनवायरमेंट. तो अब ये बैक्टीरिया वगैरह जो है वो क्या करते हैं हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी काम में होते हैं. अब क्लीन कैसे करते हैं वो लोग एनवायरमेंट को. Bujo and Polly had observed the school gardener making manure. Along with their preference, they collected waste of plants, vegetables, and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Polly wanted to know how this had happened. ठीक है, अब क्या है बुजो और पहली दो बच्चे थे उन्होंने देखा था एक बार कि उनका ना माली उनके बगीचे के माली ने क्या करा था कि बहुत सारे सड़े गले पत्ते वत्ते इकट्ठे किए. ठीक है, और है ना घर का जो है ना बचा कुचा खाना वगैरह था या छिलके वगैरह थे सब्जियों के फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह थे उन सबको उसने एक छोटा सा गड्ढा बना के और उसमें डाल दिया. ठीक है, और फिर थोड़े दिन उसने उसको कवर कर दिया. फिर थोड़े दिन बाद जब उसने उसको खोला तो वो एक प्रकार से खाद बन गई. फिर माली कहने लगा कि ये खाद है इसको मैं अपने गार्डन में डालूंगा तो इससे हमारे पेड़ पौधे अच्छे उगेंगे. अब बूझो और पहले ही हैरान हो गए ये खाद कैसे बन गई, आखिर हुआ क्या इसके अंदर. तो अब क्या है डू यू फाइंड इट. अच्छा, टेक 2 pots and fill them half with soil. अच्छा, तो अब ये बूझो और पहली ने अब इनको क्या, अब आप लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि अभी इसमें क्या हुआ. माली ने वो सब कुछ भर दिया था तो वो खाद कैसे बन गई. वो खाद इस प्रकार से बन गई क्योंकि उसके अंदर जो थे वो सड़े गले जब तो उससे क्या हुआ उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े उसमें पैदा हो गए. तो बैक्टीरिया वगैरह ने क्या करा उनको खा के या उनको है ना तोड़ तोड़ के उनको चेंज करके सिंपल फॉर्म में उन्होंने चेंज कर दिया. अब सिंपल फॉर्म में चेंज करने से जब वो चीजें थी सड़ी गली चीजें थी जब वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाती है ना तो वो एक प्रकार से खाद बन जाती है. ठीक है, तो उसको खाद किसने बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जो था उनको सिंपल फॉर्म में चेंज करके उनको खाद बना दिया था. तो इस प्रकार अब उनका उपयोग हाँ वो माली जो है वो बगीचे में खेतों में कर सकता है अच्छी तरह से. अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 pots and fill each pot half with soil. अब इसने क्या बताया है कि एक्टिविटी 2.5 में इससे बताया कि 2 पॉट लो और फिर ईच पॉट विद सॉइल, दोनों को है ना बराबर मात्रा में उनके अंदर ना मिट्टी भर दो. ठीक है, मार्क देम ए एंड बी.
Put plants waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Put the pots aside, observe them after 3 to 4 weeks. अब क्या है कि 2 पॉट लिए, 2 पॉट में उनमें क्या करा हमने, उनको आधा आधा जो हमने मिट्टी भर दी, ठीक है, और उनके ऊपर नाम लिख दिया ए और बी। एक पे तो हमने क्या कर दिया, पेड़ पौधों का जो कचरा वचरा था, वेस्ट वगैरह जो था, वो हमने डाल दिया प्लांट वेस्ट, और दूसरे वगैरह में हमने डाल दिया पॉलिथीन बैग्स, पॉलिथीन की पन्नियां, एम्प्टी ग्लास बोतल, खाली ग्लास बोतल और टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने खिलौने जो हमने उसमें डाल दिया। 3 से 4 वीक के बाद में हम क्या देखते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste have been converted into manure by action of microbes. अब क्या है कि वो जो 2 बर्तन हमने रखे थे ना, अब उसमें 2 पॉट हमने रखे थे, तो जिसमें हमने प्लांट्स का जो कचरा वचरा डाला था ना, वो देखा था थोड़े दिन बाद जो है 3 से 4 वीक के बाद में वो गायब हो गया। वो क्या हो गया, बैक्टीरिया वगैरह ना उनको डिकम्पोज करके अपने अंदर मिला लिया, खाद बन गए। परंतु जो दूसरा वाला जो पॉट था जिसके अंदर हमने किया ना पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोतल और सब कुछ डाला था, वो वैसे का वैसा ही वहां पे पड़ा रहा। ठीक है, हाँ, अब जो न्यूट्रिएंट्स पहले वाले पॉट में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनी थी, उससे तो ना खाद बन गया, खाद बने, खादों के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है। अब इनका उपयोग तो हम खेतों में, पेड़ पौधों में डाल के, और उससे हमारी फसल वगैरह जो अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो एक प्रकार की खाद बन गई। डिड यू नोटिस that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such changes? The microbes could not act on them and convert them into manure. अब दूसरे वाले में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर कुछ काम ही नहीं कर सके, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको जो है डिकम्पोज नहीं कर पाए। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and therefore clean up the environment. अब तुमने कई बार देखा होगा कि कई पेड़ पौधों का कचरा वगैरह ना पड़ा हुआ होता है, डेड जानवर वगैरह पड़े हुए थे, तो वो थोड़े दिनों के बाद में वो अपने आप गायब हो जाते हैं। वो अपने आप गायब कहाँ हो गए, एक्चुअली उनको है ना माइक्रोब्स वगैरह जो क्या करते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में जो चेंज कर देते हैं और वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और मिट्टी के अंदर मिल जाने के कारण क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह ये होता था, और इससे ना क्या होता है कि ना इनको हम यूज करके मैन्योर वगैरह खाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कचरे वगैरह को है ना डिकम्पोज कर सकते हैं, और उनकी उनमें से कई बदबू वगैरह भी आ रही कर रही होती है, तो थोड़े दिन बाद वो बदबू वगैरह आना बंद हो जाती है, क्योंकि माइक्रोब्स इनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कर देते हैं, और इस प्रकार से जो है हमारा एनवायरनमेंट जो एक प्रकार से क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने यूजफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मगर अब हम हमारे इस पे आएंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने से पहले हम अपना अभी ये वाला चैप्टर में पार्ट 1 को आज हम यहीं रोक देते हैं। ठीक है, तो हम अपने सेकंड पार्ट में, इस चैप्टर के जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम harmful microorganisms के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, so hope you have understood the chapter well. So I am ending this first part here. Have a good day. Take care. Bye.